प्यारे विद्यार्थियों, आज हमें कक्षा 12वीं का अध्याय 2 द्विध्रुवीयता का अंत का अगला टॉपिक सोवियत प्रणाली हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि सोवियत प्रणाली क्या थी। 7 नवंबर 1917 में सोवियत संघ में क्रांति हुई और यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था का अंत कर समाजवाद की स्थापना करने के लिए हुई। इस क्रांति के द्वारा सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई और इस व्यवस्था में जो अर्थव्यवस्था थी वह राज्य नियंत्रित थी और उद्योगों और उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था और केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। इसलिए इस प्रणाली को ही सोवियत प्रणाली कहा गया। अर्थात 1917 की साम्यवादी क्रांति के बाद सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई और साम्यवादी शासन की स्थापना के बाद वहां साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया और इस अर्थव्यवस्था के तहत वहां के उत्पादन के साधनों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किया गया और इस प्रणाली को ही सोवियत प्रणाली कहा गया। इस प्रणाली की अपनी कुछ विशेषताएं थी, उन विशेषताओं पर अब हम चर्चा करेंगे। उन विशेषताओं में से सबसे पहली विशेषता है वो है हमारी दूसरी दुनिया का नेतृत्व। जैसा कि आपको पता है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 गुटों में बट गया था। एक गुट का नेतृत्व अमेरिका ने किया और दूसरे गुट का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया। पहले गुट को पहली दुनिया कहा गया और दूसरा गुट जो सोवियत संघ के नेतृत्व में बनाया गया उसको दूसरी दुनिया का कहा गया। तो सोवियत संघ ने दूसरी दुनिया, जिसमें विशेष तौर से पूर्वी यूरोप के वे देश शामिल थे जहां साम्यवादी सरकारें थी, तो सोवियत संघ ने दूसरी दुनिया के देशों का नेतृत्व किया और उन देशों की आर्थिक सैनिक सहायता की। उन देशों को ज्यादा से ज्यादा अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश की और शीत युद्ध के दौरान दोनों गुटों ने ही अपने अपने गुट में देशों को शामिल करने की कोशिश की। तो इस प्रकार से सोवियत संघ ने दूसरी दुनिया के जो देश थे उनका नेतृत्व किया। दूसरा जो हमारी विशेषता है वो है भूभाग की विशालता। सोवियत संघ एक बहुत बड़ा राज्य, एक बहुत बड़ा देश था या राष्ट्र था। यह विश्व की भू संपदा का 1/6 भाग था। अर्थात विश्व में कुल जितना भूभाग है उसका 1/6 भाग सोवियत संघ के पास था। इसकी विशालता के कारण इसको जीतना बड़ा मुश्किल था। नेपोलियन और हिटलर ने भी कहा कि सोवियत संघ पे चाहे कितना बड़ा आक्रमण कर दें हम, लेकिन सोवियत संघ को जीता नहीं जा सकता। इसलिए सोवियत संघ अपनी विशालता के कारण अपराज्य था। तीसरा जो है राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। 1917 में साम्यवादी क्रांति के बाद सोवियत संघ में साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित हुई और इस व्यवस्था के बाद सोवियत संघ में राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था से हमारा अभिप्राय है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन तथा उद्योग धंधों पर, उत्पादन के साधनों तथा उद्योग धंधों पर सरकार का नियंत्रण होता है, सार्वजनिक नियंत्रण होता है। सरकार की पूंजी लगी होती है और उद्योगों में उत्पादन जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। इनका उद्देश्य लाभ प्राप्ति करना नहीं होता।
इसलिए सोवियत संघ में राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। चौथा जो हमारा विशेषता है चौथी, वो है केंद्रीकृत शासन प्रणाली। क्रांति के बाद सोवियत संघ में साम्यवादी शासन व्यवस्था को अपनाया गया और साम्यवादी शासन व्यवस्था में केंद्रीकृत शासन को अपनाया गया। केंद्रीकृत शासन से हमारा अभिप्राय है केंद्र का शक्तिशाली होना। यद्यपि राज्यों को भी महत्व दिया गया, लेकिन केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया ताकि आसानी से निर्णय जल्दी से लिए जा सके। अगली जो हमारी विशेषता है वो है साम्यवादी दल की प्रभुसत्ता। क्रांति के बाद सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई और वहां केवल एक ही दल की सरकार थी और वह थी साम्यवादी दल। वहां कोई विपक्षी दल नहीं था और सरकार का पूरे देश पर नियंत्रण था और उस सरकार का निर्माण में साम्यवादी दल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अतः हम कह सकते हैं कि साम्यवादी दल की सोवियत संघ पर प्रभुसत्ता थी या नियंत्रण था। छठा जो हमारी विशेषता है वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव, क्योंकि वहां सोवियत संघ में एक साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी और साम्यवादी शासन लोकतंत्र से बिल्कुल विपरीत होता है। वहां अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, तो सोवियत संघ के नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। सोवियत संघ के नागरिक सरकार के खिलाफ अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते थे। वहां समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर रोक थी, सेंसरशिप थी, इसलिए वहां के नागरिक अपने विचारों की अभिव्यक्ति आसानी से नहीं कर सकते थे। सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते थे। साथ ही जो हमारी विशेषता है वह है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अभाव। किसी भी देश की शासन व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका का बड़ा महत्व होता है और अगर किसी देश में स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है तो वहां के नागरिकों को निष्पक्ष न्याय नहीं मिल पाता। सोवियत संघ में साम्यवादी शासन प्रणाली के अंतर्गत न्यायपालिका साम्यवादी दल के प्रभाव में थी और न्यायपालिका केवल साम्यवादी दल की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने का कार्य कर रही थी। न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय नहीं दे रही थी, इसलिए इस सोवियत शासन प्रणाली में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अभाव था। तो इस प्रकार से हमारा पहला टॉपिक सोवियत प्रणाली और उसकी विशेषताएं स्पष्ट होता है। अब हम दूसरा टॉपिक लेते हैं और वो है हमारा राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव को किन कारणों ने सोवियत संघ में आर्थिक सुधार करने के लिए बाध्य किया। वे कौन से कारण थे जिनके कारण राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ में आर्थिक सुधार करने के लिए बाध्य हुए। मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव साम्यवादी दल के महासचिव बने और 1988 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। क्योंकि मिखाइल गोर्बाचोव एक खुले विचारों के व्यक्ति थे, इसलिए वो उनका झुकाव लोकतंत्र के प्रति था। वो नागरिकों की स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे और जब मिखाइल गोर्बाचोव को सोवियत संघ का शासन मिला तो उस समय सोवियत संघ के आर्थिक हालात बड़े खराब थे। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था गिर चुकी थी। उसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ का अमेरिका के साथ
आर्थिक, सैनिक और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी। क्या हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध ने सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हथियारों के निर्माण की प्रतिस्पर्धा शुरू हुई और सोवियत संघ ने बड़ी मात्रा में हथियारों का निर्माण किया और काफी मात्रा में धन हथियारों के निर्माण पर खर्च हुआ। इससे सोवियत संघ को अपने देश में कल्याणकारी कार्यों में खर्च करने को राशि नहीं प्राप्त हुई और वहां की जनता गरीबी की शिकार हो गई। वहां की कीमतें, खाद्यान्न वस्तुओं की कीमतें भी इतनी बढ़ गई कि आम नागरिकों को खाने पीने की वस्तुएं भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे। तो अब हम स्पष्ट करेंगे कि वो कौन से कारण थे जिनके कारण मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ में आर्थिक सुधार करने के लिए बाध्य हुए। और उनमें सबसे पहला है हमारा लोकतंत्र के वास्तविक स्वरूप की स्थापना। क्योंकि सोवियत संघ में साम्यवादी शासन था, लेकिन मिखाइल गोर्बाचोव एक खुले विचारों के व्यक्ति थे और उनका मानना था कि लोकतंत्र शासन प्रणाली एक अच्छी शासन प्रणाली है और वह सोवियत संघ के लिए अच्छी हो सकती है तथा इस शासन प्रणाली के अंतर्गत सोवियत संघ के नागरिकों को विचारों की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त होगी। दूसरा, पश्चिमी देशों की सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास। क्योंकि पश्चिमी देश, विशेष तौर पर अमेरिका ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी में काफी विकास कर लिया था और वहां की तकनीक बहुत ही उन्नत थी, जबकि सोवियत संघ लगातार पिछड़ता जा रहा था। मिखाइल गोर्बाचोव ने यह महसूस किया कि अगर इसी तरह अमेरिका प्रौद्योगिकी और तकनीकी में आगे बढ़ता रहा तो सोवियत संघ बहुत पीछे रह जाएगा या पिछड़ जाएगा। इसलिए सोवियत संघ की सरकार ने अमेरिका से प्रतिस्पर्धा छोड़कर उसके साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने की कोशिश शुरू की और मिखाइल गोर्बाचोव ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ताकि सोवियत संघ भी अपनी तकनीक तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी का विकास कर सके। तीसरा कारण जो था वो था गिरती हुई अर्थव्यवस्था। जैसा मैंने आपको बताया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौर में अमेरिका और सोवियत संघ के हथियारों की प्रतिस्पर्धा में सोवियत संघ ने बड़ी भारी मात्रा में हथियारों का निर्माण किया और इन हथियारों के निर्माण पर एक बड़ी धनराशि सोवियत संघ ने खर्च की। इससे सोवियत संघ अपने देश में कल्याणकारी कार्यों के लिए अधिक मात्रा में राशि खर्च नहीं कर सका। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। देश की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे गिरती चली गई और वहां कीमतें बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई। खाद्य पदार्थों की कीमतें भी इतनी अधिक मात्रा में बढ़ गई कि लोगों को खाने के लिए खाद्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। इसलिए गिरती हुई अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए मिखाइल गोर्बाचोव को आर्थिक सुधार करने के लिए विवश होना पड़ा। चौथा जो हमारा है वो है शासन के प्रति जनता में रोष। क्योंकि 1917 से लेकर 1980 के दशक तक लंबे समय तक 1988 में मिखाइल गोर्बाचोव राष्ट्रपति बने तो 1917 से लेकर 1988 तक एक लंबा समय रहा साम्यवादी शासन का और इस दौरान साम्यवादी शासक तानाशाही हो गए। उन्होंने जनता की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और उनके निजी स्वार्थ बढ़ गए, जिससे सरकार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला और जनता के मांगों के प्रति उपेक्षा के कारण जनता में सरकार के प्रति रोष पैदा
और अब जनता सोवियत संघ के लिए साम्यवादी शासन को अनुकूल नहीं समझती थी, वह उसे गलत समझने लगी। जनता धीरे धीरे यह महसूस करने लगी कि हमारे लिए लोकतंत्र शासन प्रणाली एक अच्छी शासन प्रणाली साबित हो सकती है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये जो कारण थे, इन कारणों ने राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव को सोवियत संघ में आर्थिक सुधार करने के लिए प्रेरित किया। तो ये हमारे दोनों टॉपिक्स पूरे होते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।